किसानवाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, जुलाई का महीना अंतिम दौर में है और ये खरीफ की फसलों के लिए ये महीना जो है बेहद अहम होता है। इस समय खेतों में नमी और हरियाली चरम पर होती है, लेकिन यही वो समय है जब खरपतवार और कीट पतंगे, रोग व्याधियां भी सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अगर इस महीने का सही प्रबंधन किया जाए और इसके आने वाला जो समय है, अब आज से जैसे कि सावन भी शुरू हो चुका है, तो फसल की पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं जुलाई के इस माह में कैसे करें खरपतवार और कीटों का प्रभावी प्रबंधन। खरपतवारों को फसलों का साइलेंट किलर कहा जाए तो गलत नहीं होता है। ये अनचाहे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व, पानी, धूप और जगह को स्वयं में सोख लेते हैं, जिससे जो मुख्य फसल है वो कमजोर पड़ जाती है। भारत में अकेले खरपतवारों के कारण ही किसान भाइयों और बहनों को हर साल 91,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो जाता है। धान की फसल जो अभी लगी हुई है, इसमें 36,000 करोड़ और गेहूं में 28,000 करोड़ के आसपास, और साथ ही सोयाबीन की फसलें भी हमारे किसान भाइयों और बहनों ने लगाई है। इसमें भी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान सिर्फ इन्हीं खरपतवारों के कारण ही हो जाता है। ये खरपतवार मिट्टी से 47% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस और 50% पोटाश जैसी आवश्यक ताकत खींच लेते हैं। अगर समय पर इन्हें नियंत्रित न किया जाए तो खरीफ की फसलों की पैदावार 15% से 76% तक गिर सकती है। जैसे मूंगफली में 35.8% तक, सोयाबीन में 31.4% और मक्के में 25.3% तक की कमी आ सकती है। खरपतवारों के प्रबंधन करने की जो रणनीति है, उसमें जो जानकारी है वो अब जानते हैं। सबसे पहले बात की जाए खरीफ फसल के प्रमुख फसल धान की, पैडी की। धान की फसल में जुलाई के पहले पखवाड़े में रोपाई पूरी कर लेनी चाहिए। हमारे अधिकांश किसान भाइयों और बहनों ने कर ही लिया होगा। रासायनिक खरपतवार नाशकों के अलावा निराई गुड़ाई का भी विशेष ध्यान रखना है। पहली निराई 2 से 3 सप्ताह और दूसरी 4 से 6 सप्ताह पर करें। अभी बिल्कुल सही समय है। फसल स्थापना के 20 से 50 दिनों के भीतर खरपतवार सबसे अधिक नुकसान करते हैं, इसलिए इस अवधि में विशेष सतर्कता बरतें। मक्के की अगर बात की जाए तो मक्के की जो फसल है वो मध्य जून से जुलाई के पहले सप्ताह तक बो देनी चाहिए, और हमारे कई किसान भाइयों और बहनों ने कर ही लिया होगा। इसके लिए जो खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ रासायनिक जो दवाएं हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर। हल्की मिट्टी में 400 से 500 ग्राम और भारी मिट्टी में 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो एट्राजीन है उसका उपयोग आप कर सकते हैं। खरपतवार नाशी का पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। तो सोयाबीन की बुआई 20 जून से 5 जुलाई के आसपास हो जानी चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथिलिन का छिड़काव कर सकते हैं। फसल के 15 से 20 दिनों के बाद जो है इमेजा थापायर का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। अन्य फसलों की बात की जाए, जैसे गन्ने में भी आप कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर इन दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं जो खरपतवार नाशी हैं। रसायनों के अलावा जो खरपतवार नियंत्रण के उपाय हैं उनके विषय में जानते हैं। जैसे गहरी जुताई करना, पहले ही हम कई कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि मई जून में खेत की गहरी जुताई करें और कुछ दिन खुला छोड़ दें। तेज धूप से खरपतवारों के बीज और जड़ें जल जाती हैं। फसल चक्र अपनाएं, ये हर साल एक ही फसल न बोएं। फसल चक्र अपनाने से उस फसल के साथ उगने वाले खरपतवारों की संख्या भी घट जाती है। साथ ही स्वच्छ बीज लें। बुआई के लिए हमेशा प्रमाणित और खरपतवार रहित बीजों का उपयोग करें। पकी खाद लें, कच्ची गोबर की खाद न डालें क्योंकि इसमें खरपतवारों के बीज जीवित रहते हैं, इसलिए हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। कीट प्रबंधन करें। जुलाई में सावधानी बेहद जरूरी है। जुलाई में नमी और गर्मी बढ़ने से कीट पतंगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए नियमित निगरानी और समय पर उपचार बेहद जरूरी है। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कितना बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना।
अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। मक्के में अगर बात की जाए तो तनाछेदक फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप होता है। फॉल आर्मी वर्म मक्के की पत्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। एमामेक्टिन या एनपीवी का छिड़काव कर सकते हैं इसके लिए, और बीज को साइट्रानिलीप्रोल और थायोमेथोक्साम से उपचारित कर सकते हैं। ट्राइकोग्रामा जैविक एजेंट का भी उपयोग आप कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले सकते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सोयाबीन में कीट प्रबंधन के लिए सफेद मक्खी इसमें प्रमुख है, तो 30 से 40 पीला चिपचिपा जाल जो होता है प्रति एकड़ लगा सकते हैं। इसमें जो स्पोडोप्टेरा यानी जो इल्ली होती है, इसका पहला छिड़काव एजाडिरेक्टिन 1500 ppm प्रति 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव कर सकते हैं। सब्जियों की अगर बात की जाए तो भिंडी में जैसीड, एफिड का और साथ ही थ्रिप्स का प्रकोप होता है। इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 70% WG ले सकते हैं, और खीरे में एफिड और जैसीड के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। टमाटर में थ्रिप्स और सफेद मक्खी का आक्रमण होता है, इसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आलू में एफिड और सफेद मक्खी का आक्रमण होता है, इसके लिए भी ये प्रभावी है। गन्ने में मुख्य रूप से प्रारंभिक तनाछेदक होता है, इसके लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC का उपयोग किया जा सकता है। सही मात्रा के उपयोग के लिए आप कृषि विशेषज्ञ की अवश्य सलाह लें। जुलाई के इस महीने में खरपतवार और कीट नियंत्रण के साथ साथ फसलों को समय पर पोषक तत्व देना भी बेहद महत्वपूर्ण है। धान की रोपाई के 3 और 6 सप्ताह बाद 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ डाली जा सकती है। इसके अलावा PAU लीफ कलर चार्ट का उपयोग भी किया जा सकता है। नाइट्रोजन की आवश्यकता का आकलन इससे किया जा सकता है। मक्के की फसल के लिए घुटने की ऊंचाई यानी नॉक हाई अवस्था में नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा डाली जा सकती है। अगर किसी किसान भाइयों के पास कपास है तो फूल आने पर 2% यूरिया और बॉल अवस्था में 2% DAP का पर्णी छिड़काव किया जा सकता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, फफूंद रोगों से बचाव भी बेहद आवश्यक है। जुलाई में नमी के कारण फफूंद रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक अच्छा विकल्प है। ये एक मल्टीसाइट कॉन्टैक्ट फफूंद नाशक है जो फफूंद और जीवाणु कोशिकाओं में एंजाइम प्रणाली और प्रोटीन संश्लेषण को बाधित करता है। इसके अलावा आलू में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए भी ये प्रभावी है। साथ ही टमाटर में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और लीफ स्पॉट के लिए भी प्रभावी है। और उसके अलावा आम और नींबू वर्गीय फलों में भी लीफ स्पॉट और कैंकर के लिए भी विशेष उपयोगी है। कुछ विशेष सावधानियां भी हैं किसान भाइयों और बहनों। सबसे पहली बात, जल भराव से बचें। जुलाई में भारी बारिश होती है, इसलिए खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। सावन के महीने की भी शुरुआत हो चुकी है। कपास, मक्का और दलहनी फसलें अधिक पानी में खड़ी नहीं रह सकती। दूसरी बात है, समय पर निराई गुड़ाई बेहद आवश्यक है। फसल स्थापना के 20 से 50 दिनों के भीतर खरपतवार सबसे ज्यादा नुकसान करती है, ये बात पहले भी बताई गई है। तो ये पहली निराई 2 से 3 सप्ताह और दूसरी 4 से 6 सप्ताह पर अवश्य करें। इसके अलावा जैविक एजेंटों का उपयोग करना है। तीसरी बात यह है, रासायनिक कीटनाशकों से पहले नीम आधारित उत्पाद जो होते हैं और ट्राइकोग्रामा जैसे जैविक नियंत्रकों का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने कार्यक्रम प्रसारित किए हैं, तो जरूर इन कार्यक्रमों को सुनें। इसके अलावा चौथी बात यह है कि फेरोमोन ट्रैप भी होता है, जिसका उपयोग आप कीटों की मौजूदगी की पहचान करने के लिए कर सकते हैं। 2 से 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ आप लगा सकते हैं। सुरक्षा सावधानियां ये हैं कि रासायनिक उत्पादों का उपयोग करते समय दस्ताने, मास्क और सुरक्षात्मक कपड़े पहने, और साथ ही जो निर्देशानुसार मात्रा है उसका ही उपयोग करें। अधिक मात्रा में करने से बचें। जुलाई का महीना और ये सावन का महीना खरीफ फसलों की पैदावार तय करने वाला होता है। समय पर और सही तरीके से खरपतवार और कीट प्रबंधन करके आप न केवल फसल को नुकसान से बचा सकते हैं बल्कि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि भी कर सकते हैं। खेत की नियमित निगरानी, समय पर उपचार और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, ये तीनों मिलकर आपकी खेत को
बेहतरीन उपज देंगे। तो किसान भाइयों और बहनों, इस खरीफ के मौसम में जुलाई और सावन के महीने में अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखें और सावधानियों के साथ खेती करें और आगे बढ़ें। कौशल ना मोरी घर में उमड़ दिया मोर घबरा।
किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए कुछ विशेष जानकारी हम अक्सर लेकर आते रहते हैं, तो आज ये जानकारी सुनिए। आइए सुनते हैं। बरसात के मौसम में सब्जी फसलें हैं, उसको संभालना, उसको अच्छे तरीके से रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य भी है। लेकिन बरसात के समय में सब्जी वाली जो फसलें हैं, अगर हमारे किसान भाई ये सब्जी की फसलों को लगाते हैं, अच्छे से जो है इसको उत्पादन लेते हैं, तो लाभ भी काफी ज्यादा इनको मिल सकता है, क्योंकि जो मूल्य है वो इस समय काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ही जो कुछ फसलें हैं उसके बारे में आप आज चर्चा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप अभी जाएं सब्जी लेने के लिए, कोई भी सब्जी जो है 40-50 रुपए किलो से नीचे कोई भी नहीं है। फूल गोभी अभी जो है 70-80 रुपए किलो से भी ऊपर बिक रही है, जो ठंड के समय में 20-25 रुपए 30 रुपए तक भी बिकती है। तो ऐसे समय में जो है सब्जी का जो उत्पादन करके जो हमारे किसान भाई हैं बहुत अच्छे से लाभ कमा सकते हैं। तो कुछ जो हमारी प्रमुख सब्जियों की जो फसलें हैं उसके विषय में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फूल गोभी की। अगेती फूल गोभी जो आने वाली जो अग्रिम रूप से जो आ जाती है, जो शुरू में ही आ जाती है, इससे ज्यादा लाभ कमा सकते हैं आप। उसके लिए जो प्रमुख किस्म है वो है पूसा हाइब्रिड 2, पूसा दीपाली, काशी क्वारी, अर्ली क्वारी, पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक का उपयुक्त समय है। आप रोपाई कर सकते हैं 45 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर का प्रयोग कर सकते हैं। जल निकास का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाई। अगर हरी मिर्च की बात की जाए तो जो अगेती हरी मिर्च है, यानी अर्ली जो वेराइटी है, उसकी जो प्रजाति है पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौर, पूसा ज्वाला पंत C1, पंजाब लाल और शंकर किस्में जो है काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज, अर्का मेघना, अर्का हरिता, इसकी रोपाई का भी उपयुक्त समय है। हरी मिर्च में आप 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। रोपाई जो है 45 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। भिंडी की अगर बात की जाए तो भिंडी की उन्नत किस्में हैं, जैसे पूसा A1, पूसा A4, पूसा सावनी, परभणी क्रांति, काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी सातधारी, काशी क्रांति और संकर किस्में जैसे काशी भैरव, सारिका सिजेंटा 152, महिको 8888, US 7109, S5 JK हरिता, ये मुख्य हैं। बुआई के लिए बीज दर आपको लेनी है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बुआई की दूरी 60 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर करनी है। समय जो है ये जून जुलाई के आसपास का ही समय खरीफ फसल के लिए सही है। उर्वरक 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास आप प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं। यदि गोबर की खाद उपलब्ध है आपके पास तो 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। भाटा यानी बैगन की अगर बात की जाए तो ये गर्म और वर्षा ऋतु की फसल है जो पाले को सहन नहीं कर सकती है। इसकी खेती के लिए 6 से 7 pH यानी कि हल्की सी जो अम्लीय मृदा है वो उपयुक्त होती है। बलुई, दोमट, अच्छी जल निकासी वाली जो मृदा है, मिट्टी है, ये उपयुक्त होती है। अर्ली वेराइटी जो बैगन की जो है अगेती बैगन, उसकी जो उन्नत प्रजाति है पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा बिंदु, पूसा कौशल, पूसा श्यामला, पूसा अंकुर। गोल बैगन की जो उन्नत प्रजाति है पूसा उत्तम, काशी संदेश और पंत ऋतुराज, रामनगर जायंट, ये प्रमुख है। अच्छी जमाव वाली जो क्षमता है 400 ग्राम और 250 से 300 ग्राम संकर किस्मों का जो बीज है वो जो है आप प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। ये बैगन की जो नर्सरी है जुलाई में लगाने से अक्टूबर में जो है सब्जी मिलने लगेगी। रोपाई 75 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है। खेत की तैयारी के समय 25 टन प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम ही पोटास लगता है। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आधी मात्रा मिट्टी में मिला दें और बाकी आधी नाइट्रोजन की मात्रा को फूल आने तक प्रयोग करें। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडीमेथिलीन नामक जो खरपतवार नाशी है उसकी 3 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से और पौध रोपाई के उसके आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है ये सब्जियां। जून के अंत से जुलाई के समय जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। खेत में लगभग जो 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना ले। बुआई से पहले नालियों में पानी भर दें और जब नाली में नमी की मात्रा बुआई जो बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी जो भुरभुरी करके बीज बोएं। लौकी जो है प्रमुख कद्दू वर्गीय फसल है, इसकी जो उन्नत प्रजाति है
ये है पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, पूसा हाइब्रिड। 3 काशी गंगा और अर्का बहार प्रमुख है। लौकी की जो बीज दर लेनी है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। लौकी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 0.5 मीटर पर बुआई करनी है। कद्दू की अगर बात की जाए तो इसकी प्रमुख प्रजाति है पूसा पसंद, पूसा अलंकार, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन और पैटी पैन, ये प्रमुख है। कि जो बीज दर है ये भी 5 से 6 किलोग्राम आप ले सकते हैं प्रति हेक्टेयर। और कुछ अन्य कद्दू की जो वैरायटी है वो है पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड 1, अर्का चंदन, काशी हरित। और पूसा ये जो कद्दू की जो बीज दर है वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तोरई जो है चिकनी तोरई, जो यानी कि जो गिलकी है, हमारे क्षेत्र में रेरुआ बोला जाता है, ये उन्नत प्रजाति जैसे पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, काशी, दिव्या, पूसा सुप्रिया और धारीदार तरोई जो तरोई होती है उसकी जो उन्नत प्रजाति है वो पूसा नूतन, अर्का सुजात, सतपुतिया, अर्का सुमित और पूसा नजदार प्रमुख है। तोरई की जो बीज दर है वो 5 से 5.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है और इसकी बुआई जो है 2.5 मीटर से 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर की जा सकती है। करेले की बात की जाए तो करेला जो है कड़वा जरूर होता है लेकिन हमारे किसान भाइयों को समृद्ध कर सकता है, उनके जीवन में मिठास घोल सकता है। करेले की जो पूसा 2 मौसमी और पूसा विशेष किस्में जो है जुलाई के पहले सप्ताह में लगाई जाती है, इसमें जो है 3 किलोग्राम बीज आप ले सकते हैं। 12 से 20 घंटे तक आपको भिगो के रखना है। 1.7 फीट चौड़ी, लगभग जो है 1.5 से 2 फीट चौड़ी नाली के दोनों तरफ बुआई करें। नालियों की जो आपसी दूरी 6 फीट रखें। 10 टन देसी खाद आप डाल सकते हैं और आधा बोरा यूरिया भी डाल सकते हैं और 1.5 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट और आधा बोरा जो है म्यूरेट ऑफ पोटास या जो है आखिरी जुताई के समय मिट्टी में मिला सकते हैं। बिजाई के समय कीटों की रोकथाम करने के लिए फ्यूरोडॉन जो है मिट्टी में मिला दें। इसके 60 से 70 दिनों में 600 से 700 किलोग्राम पैदावार भी मिल सकती है करेले की। जैसा मैंने पहले ही बताया कि बहुत अच्छा उत्पादन हो सकता है और करेला जो है बेशक कड़वा है लेकिन हमारे जीवन में, हमारे किसान भाइयों के जीवन में मिठास घोल सकता है। बात करें टिंडे की, टिंडा जो है इसका जो उन्नत प्रजाति पूसा रौनक, पंजाब टिंडा, अर्का टिंडा, टिंडे के लिए बीज दर 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। सलाद के लिए जो है बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है खीरा। खीरे की जो उन्नत प्रजाति है वो है जापानी, लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेटे पूसा, उदय पूसा बरखा, पॉइंसेट और पूसा संयोग। खीरे की जो बुआई है बीज दर 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर रखी जा सकती है। पौधे से पौधे की दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर रख सकते हैं। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक और फसल है, बहुत स्वादिष्ट भी होता है और आप चाहें तो कुंदरू आलू भी बना सकते हैं, कुंदरू चना भी बना सकते हैं और बहुत ही ज्यादा जो है इसका आनंद उठा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं कुंदरू की। इसकी रोपाई के लिए ये उपयुक्त समय है। कुंदरू में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। इसकी अच्छी उपज लेने के लिए 10 मादा पौधे और 1 नर पौधा अवश्य लगाएं। ग्रीष्म ऋतु में क्या करना है, 3 मीटर की दूरी 30 बाई 30 बाई 30 आकार के जो गड्ढे खोदे जाने हैं और फिर इसमें 3 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, नाडेप खाद, 50 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सुपर फास्फेट, 100 ग्राम पोटास प्रति गड्ढे की दर से अच्छी तरीके से मिलानी है। मिट्टी और बालू का जो मिश्रण है उसको मिला देना है। 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक भर देना है और वर्षा प्रारंभ होते ही कलिका युक्त जो विकसित कलम है इस गड्ढों में रोप देना चाहिए। और कद्दू के बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जो हमारे किसान भाइयों की जो आय है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि कर सकता है और उसका नाम है रखिया। उसको पेठा भी बोलते हैं हमारे किसान भाई। पेठे या रखिया की जो उन्नत प्रजाति है पूसा श्रेयाली, पूसा उर्मी, पूसा उज्जवल, काशी धवल, काशी उज्जवल, काशी सुरभि प्रमुख है। पेठे की जो बीज दर है वो भी 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद पौधों की बढ़वार के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। जून में बोई गई जो कद्दू वर्गीय सब्जियों को मचान बनाकर सहारा देना है। उचित जल निकास की भी व्यवस्था करनी है। सड़ ना जाए जड़ जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो फिर जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में बुआई के लगभग 25 से 30 दिनों बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करनी है। खरीफ में जो हमारे किसान भाई प्याज लगाते हैं तो खरीफ की प्याज के लिए पौधशाला में बीज की बुआई 10 जुलाई तक कर दें। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए जो 12 से 15 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। और शहडोल जो है हल्दी के लिए जाना जाता है और हल्दी की अगर बात न की जाए तो फिर बेमानी साबित होगी। हल्दी में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद पंक्तियों के बीच आप प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे ही जड़ वाली जो फसल है अदरक में बुआई के 40 दिनों के बाद प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन मिट्टी चढ़ा
लगाते समय अवश्य दे दें। और जिमीकंद जो है ये इसकी फसल जिसको सूरन भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण फसल है। ये भी अच्छे से जो है उत्पादन हो सकता है इसका और अच्छे से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे किसान भाई। के लिए क्या करना है, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 65 से 70 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग करनी है। चौलाई जो एक भाजी होती है, बरसात वाली जो चौलाई है, उसकी बुआई पूरे महीने की जा सकती है। इसके लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तो सब्जी वाली जो फसल है वो हमारे किसान भाइयों के लिए उनके आय बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जो सब्जियों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा होती है और अगर मूल्य अगर बढ़ा हुआ है तो हमारे किसान भाइयों को अच्छी आय मिलेगी, अच्छी का जो उत्पादन जो भी है उसमें उनको मूल्य मिलेगा और मूल्य अगर उन्हें मिलता है तो फिर आय में वृद्धि तो होगी ही और साथ ही ये आय में वृद्धि लाएगी समृद्धि, खुशहाली। और ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हमारे किसान भाई और बहन खुशहाल रहें, समृद्ध रहें। ऐसे ही जानकारियों के लिए सुनते रहें किसानवाड़ी कार्यक्रम। और साथ ही साथ जो किसान भाई किसानवाड़ी कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं किसी कारण से, तो फिर वो YouTube में भी आप जाकर सर्च करके आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। फिर कोई भी जानकारी आपसे बची नहीं रह जाएगी और छूटेगी भी नहीं। बहुत ही ज्यादा जो उम्दा जानकारियों के साथ हम कोशिश करते हैं कि अपने किसान भाई के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा बेहतर जानकारियां जो है लेकर आ सकें और साथ ही साथ समय समय पर आपको विशेषज्ञों की भी जो राय है जरूर देते हैं। तो किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनते रहिए और इसी प्रकार जो है अपना प्यार हमारे कार्यक्रम में बनाए रखिए। आज के लिए यहीं तक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।